जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको जो इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर मतलब डिमांड पढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स में कुछ है ही नहीं, देखिए बस दो ही चीज़, जैसे कि आपको मान लीजिए अकाउंट्स में होता है जनरल एंट्री, वैसे ही इकोनॉमिक्स में क्या डिमांड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई बोलेगा, डिमांड एंड सप्लाई वही आप सुनते रहिए हमेशा, या तो गुड्स एंड सर्विस या तो डिमांड एंड सप्लाई। तो देख लीजिए, पहले हम डिमांड पढ़ेंगे, उसके बाद सप्लाई नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जी, डिमांड क्या होता है? अगर मान लीजिए हमको कार खरीदने का चाहत है, हम चाहते हैं कि मेरा डिजायर है, इच्छा क्या है कि मेरा हम कार खरीदिए, ये मेरा सपना है। अगर मेरे पास पैसा आएगा, पैसा रहेगा कार खरीदने का, मान लीजिए 10 लाख रुपया, तभी ये जो इच्छा है वो डिमांड में बदलेगा, नहीं तो नहीं। तब उसको डिमांड बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। समझ बातों को? इच्छा क्या होता है, चाहत क्या होता है कि मतलब चलिए सोच लिए कोई दिक्कत है, मेरा सपना है कि कार खरीदी, ये हमारा क्या हो गया, सपना हो गया, डिजायर हो गया। लेकिन मेरे पास पैसा भी रहना चाहिए उसको खरीदने के लिए, तभी वो डिमांड कहलाएगा, नहीं तो बोलेगा चाहत ही है, सपना ही रहेगा आपका। समझे? जब आपके पास पैसा आ जाएगा, मान लीजिए कि एमटी लेना चाहते हैं 2 लाख का, चलिए मेरा सपना है, डिजायर है क्या लेने का, एमटी लेने का 2 लाख का। अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तब इसका मतलब क्या है, ये मेरा डिमांड बन गया। समझे? पैसा आना चाहिए और हम खरीदना चाहे, ठीक, तभी वो क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा। समझे? मतलब मांग उसको बोलते हैं। लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का एक क्वांटिटी होता है। समझे? विच ए कंज्यूमर विलिंग टू परचेज एट ए गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्या, किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक और योग्य होते हैं उसे मांग कर कहते हैं। कितना मात्रा, एगो कार खरीदेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको डिमांड कितना है, कार का एगो है। समझ गए? देखिए कोई भी चीज़ डिमांड होता है उसमें 5 चीज़ दिखा देता है। देखिए पहले बात, मेरा ये सपना होना चाहिए, इच्छा रहना चाहिए कि हम कार खरीदे, मेरे पास पैसा भी रहना चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज हो जाएगा, तभी डिमांड कहलाएगा। तीसरा, आपको चलिए 10 लाख रुपया है लेकिन बोलते हम कार खरीदबे नहीं करेंगे, तो डिजायर होगा नहीं ना। मेरे पास पैसा के साथ साथ मेरा इच्छा भी रहना चाहिए कि हम उसको खर्च करें, कि कारें में खर्च करें। फिर आपको गिवन प्राइस, मतलब दिया हुआ प्राइस को पे, मान लीजिए कि बार्गेनिंग करके हो या कोई भी हो, उस प्राइस पे। अब मान लीजिए 10 लाख का कार है, हम चाहेंगे 5 लाख में लेने के लिए, तो होगा नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, गिवन प्राइस पे आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, अगर आपका कोई रिसोर्सेज है जिसको आप खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास उतना पैसा है और आप वो पैसा को खर्च करना चाहते हैं, तभी वो डिमांड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। हर एक चीज़ ये देखना पड़ता है डिमांड में। ठीक, कुछ भी नहीं है, मेरा सपना है कुछ खरीदने का, अगर मेरे पास पैसा आ गया ना, पैसा हम खर्च करना चाहते हैं उसमें, तो मेरा डिमांड कहला जाएगा। ठीक, जितना दाम दिया हम उतना दाम में खरीदने, ये आपको 1 महीना 2 महीना हम खरीदना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। नॉर्मल चीज, नॉर्मल जिंदगी में हर एक आदमी यूज करता है। सबका कुछ ना कुछ सपना रहता है, एक न एक दिन पूरा होता है, तो वो डिमांड हो गया, बात खत्म। सपना डिमांड बन जाता है। क्वांटिटी डिमांड, कितना क्वांटिटी हमको चाहिए, ये आपको समझ लीजिए कि उसे समझने के लिए दे दिए। क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, मांगी गई मात्रा, कितना मात्रा मांगेंगे। मान लीजिए 4 कार मांग रहे हैं, तो 4 मेरा क्वांटिटी डिमांड है। 4 कार क्वांटिटी पूछेगा, कितना क्वांटिटी डिमांड है आपका, कितना मांग है, कितना कार चाहते हैं, तो बोलेंगे 4 को चाहिए हमको। देखिए क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड, कितना। ठीक, उसके बाद जो आप होता है आपको डिमांड फंक्शन। देखिए ये चैप्टर थोड़ा बहुत लंबा टाइप का है। डिमांड फंक्शन मतलब क्या, मांग फलन, इसको क्या बोलते हैं, 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। समझे? डिमांड फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। मतलब क्या, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। समझे? मतलब रिलेशन बताता है किस किस में आपका डिमांड क्या है, कोई भी चीज़, मतलब कार खरीदना चाहते हैं और उस कार को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है, उसी को दे दिया डिमांड फंक्शन नाम। इकोनॉमिक्स ही ऐसा है जिसमें आपको अजीब अजीब टर्म आएगा, कोई नया नया आपको सीखने को मिलेगा, वो है आपको डिमांड फंक्शन। मतलब क्या होता है, मांग फलन मतलब वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाली घटक। नहीं समझ रहे, प्रभावित करने वाली घटक अभी आप पढ़ेंगे सब कुछ तो समझ में आ जाएंगे। देखिए 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जब भी नाम आएगा ना, इंडिविजुअल समझिए एक आदमी का बात कर रहा है। अब मार्केट मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपुल। बस 2 ही चीज़ समझिए आप, क्या इंडिविजुअल मतलब एक, हमेशा ये यूज होगा आपको अभी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, मार्केट। इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति, इसमें क्या डिमांड, किसी एक व्यक्ति का डिमांड क्या है, मतलब एक कार खरीदना चाहता है, अब का उसको कौन कौन चीज़ इफेक्ट करता है, वो क्या हो जाएगा, उसके बारे में किस में करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन उसको बोलेंगे, जो रिलेशन बताएगा। देखिए अब आपको समझाते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरा कार खरीदने का मन है, उसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा, ये देख लीजिए। पहले बात, आपके पास प्राइस है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, पैसा है कि नहीं। उसके बाद आपका इनकम उतना है कि नहीं, खरीद सकते हैं कि नहीं। पैसा रहेगा वो तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या नाम है, पैसा रहेगा वो तो चलो ठीक है। पैसा के अलावा आपको कौन कौन सा चीज इसको इफेक्ट करेगा, डिमांड को। अगर एक आदमी का बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड करना, जैसे मान लीजिए यह बाजार में किसी एक उपभोक्ता, जैसे आप और हम जैसे लोग को, कि किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसे विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है, कि क्या क्या संबंध प्रकट करता है। देखिए पहले बात मान लीजिए कि कार हम खरीदना चाहेंगे, तो चलो कार खरीदना चाहते हैं, ये मेरा डिमांड है।
मेरे पास पैसा भी है। अच्छा, ये डिमांड जो है, ये जो कार खरीदने चाहते हैं उसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा वो देख लेते हैं आपको। पहले आपका कितना इनकम है, इनकम रहेगा तभी नहीं खरीद पाइएगा। इनकम मान लीजिए कि मजदूर करते हैं तो आप कार खरीद पाइएगा? पहले बात तो ईएमआई पे भी नहीं देगा। आखिर हमको फर्क पड़ा नहीं, इससे इनकम से फर्क पड़ा कि आपका इनकम कितना है तभी मिलेगा। डिमांड को कौन कौन चीज़ इंडिविजुअल में फ़र्क किया कि मेरा इनकम रहेगा तभी डिमांड बन पाएगा। फिर दूसरा बात देखिए आपको, टेस्ट प्रीफरेंस कंज्यूमर एक्सेप्शन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। मतलब क्या हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा डिमांड है आपको कार खरीदने का 10 लाख रुपया है, अब बाद में इसका दाम जो है 15 लाख रुपया हो जाए, कि हम खरीद पाएंगे? डिमांड हो पाएगा तब नहीं ना। नहीं देखिए, सपना दूसरा चीज़ होता है, डिमांड होता है कि खरीद पाना। अब मान लीजिए फ्यूचर में बढ़ जाएगा दाम तो हम खरीद पाएंगे नहीं ना। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का ही अर्थ क्या होता है, रिलेशनशिप बताता है क्या, कोई भी चीज़ का डिमांड कितना है, डिमांड फॉर ए गुड्स। अभी आपको और समझ में आएगा। देखिए, और उसको फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट करता है, कंज्यूमर का फैक्टर। जैसे मान लीजिए कि हम जो कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए कि कार का ले लेते हैं एग्जाम्पल, खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करे। पहली बात तो आपके पास पैसा है कि नहीं, दूसरा बात आपका इनकम है कि नहीं, तीसरा बात आप ये खरीदना चाहते हैं आपका टेस्ट वो है कि नहीं, चौथा बात क्या फ़र्क पड़ेगा हमको, हमारा कंज्यूमर का। इंडिविजुअल होता क्या है, एक आप जैसे कि आपका ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप कंज्यूमर है, उसका डिमांड का फंक्शन क्या होगा, आपके पास पैसा है कि नहीं, आपका इनकम कितना है, आपका टेस्ट प्रेफरेंस कितना है। और चौथा बात क्या रखेंगे आपको कि फ्यूचर में इसका दाम वगैरह सब ना बढ़े, तभी हम उसको डिमांड कर पाएंगे, नहीं तो मेरा सपना सपने रह जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए। मार्केट क्या समझिए, ये जितना फैक्टर जैसे कि प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, कितना प्राइस है गुड्स का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का कितना है, कंज्यूमर का इनकम कितना है, टेस्ट प्रेफरेंस कितना है कंज्यूमर का, एक्सेप्शन ऑफ द चेंज इन फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मार्केट डिमांड फंड से मतलब क्या, वही जो मतलब सब फैक्टर वही काम करेगा कि मतलब क्या एक आदमी का क्या इनकम है, क्या क्या उसके पास पैसा है कि नहीं, उसका टेस्ट कितना है, वो प्रेफरेंस कितना है, वो उसमें आपको दो चीज़ जुड़ जाएगा क्या, क्योंकि मार्केट का बात कर रहे हैं। मार्केट मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपुल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पीपुल। आप और हम जैसे लोगों को मिलाकर, हजारों आदमी मिला के क्या बनता है, मार्केट बनता है, ग्रुप ऑफ पीपुल। इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा कि किसी भी आदमी का, किसी भी मार्केट का डिमांड इस पर डिपेंड करेगा। दो चीज़ और जुड़ जाएगा कि जनसंख्या का आकार कितना है, जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा, समझे। और उसका आय का वितरण कितना है, होता है ना कि इनकम कितना है आपको पर हेड, पर आदमी पे कितना इनकम जाता है, उस हिसाब से क्या होता है आपको डिमांड बढ़ता है। याद रखिएगा हमेशा, कपड़ा का हो, कार का हो, बाइक का हो, कुछ का भी डिमांड, मार्केट डिमांड फंक्शन वही कहलाता है। ठीक, फिर देखिए आपको ये सब आपको मतलब 2 नंबर पूछ सकता है, लेकिन बाकी ये नहीं पूछता है। अब आपको ये पूछता है 5 नंबर में 110% पूछता है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है डिमांड जब होने लगता है उस टाइम। यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, देखिए गुड्स हैविंग ग्रेटर और मोर यूटिलिटी विल बी इन ग्रेटर डिमांड। सही बात है। देखिए जिस वस्तु में ज़्यादा संतुष्टि होगा, ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगा, ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा, उसका ज़्यादा डिमांड होगा, ये आपको पता होगा, ये 100% जानते हो। जो ज़्यादा अच्छा सामान है उसका डिमांड ज़्यादा होगा, पहले बात ये डिमांड इफेक्ट करता है। दूसरा, लोग का इनकम कितना है उससे डायरेक्ट इफेक्ट। देखिए आपका ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा खर्चा करिएगा ना, मतलब ज़्यादा डिमांड करिएगा आप। अभी आप 40,000 कमाने तो कोई दिक्कत नहीं, कल को 1 लाख कमाने लगेगा तो आप बाइक अभी ले रहे थे, कार खरीदने लगेगा फिर, क्यों, क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया, तो डिमांड को भी इफेक्ट किया। तीसरा, प्राइस ऑफ द गुड्स, सही बात है। देखिए इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है कि देखिए जैसे कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा, ज़्यादा प्राइस होगा उतना कम डिमांड होगा, ये याद रखिएगा। और जितना कम प्राइस होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा, ये याद रखिएगा। इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है ये, वस्तु की कीमत कितना है। टेस्ट फैशन, सही बात है। व्हेन इन पार्टिकुलर गुड्स इज इन फैशन, सही बात है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ टाइम चला हुआ था कि ये आपको जींस को थोड़ा फाड़ के चढ़ने वाला, तो ज़्यादा बिक रहा था वो, क्यों, क्योंकि उस टाइम वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो ट्रेंड का भी फर्क पड़ता है कि डिमांड बढ़ जाता है, याद रखिएगा। जैसा ट्रेंडिंग है उस हिसाब से डिमांड बढ़ते रहता है। पाँचवा आपको इफेक्ट क्या करता है, रिलेटेड गुड्स, सही बात। देखिए अगर मान लीजिए कॉफ़ी अभी 2 रुपया में एक पुड़िया देता है, 2 रुपया में, अगर इसका दाम उसी को बढ़ा के 5 रुपया कर दे तो आदमी कम खरीदेगा, तब किस पे शिफ्ट होगा, चाय पे हो जाएगा। चाय 1 रुपया में भी चाय पत्ती का ये देता है आपको, पहुँच देता है, तो क्या करने लगा, खरीदने लगा दूसरा चीज़। तो रिलेटेड गुड्स जो है, रिलेटेड गुड्स मतलब एक जैसा गुड्स का
अगर प्राइस बढ़ता है घटता है उससे जो दूसरा गुड्स पे सामान पे फर्क पड़ता है, याद रखिएगा ये, समझे। अगर कॉफ़ी के दाम बढ़ जाते तो चाय पत्ती के दाम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सेल, ठीक, याद रखिएगा। तो रिलेटेड गुड्स का ये रहता है कि मान लीजिए कॉफ़ी के दाम बढ़ा दिया तो कॉफ़ी पीबे नहीं करेगा, तब कौन चीज़ खरीदने लगेगा, सब चाय पत्ती खरीदने लगेगा, चाय पीने लगेगा। इसका भी बहुत ज़्यादा फैक्टर डिमांड पे इफेक्ट करता है, ठीक। फिर ये कहते हैं डिमांड शेड्यूल, ये सब देखिए आपको बहुत अच्छा से पूछता भी है तो समझना भी जरूरी है। देखिए डिमांड शेड्यूल कहता है व्हेन डिमांड इज रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। देखिए अगर डिमांड को, मांग तालिका किसको, डिमांड कितना है आपका, उसको हम टेबल के फॉर्म में लिख देंगे, वही हमारा डिमांड शेड्यूल हो जाता है, ठीक। अगर डिमांड को कितना डिमांड है, जैसे मान लीजिए कि 20 रुपये का किलो दे रहा था लीटर दूध, तो एक कंज्यूमर जैसे आप हो गए, आपका नाम ए रखती है, मेरा नाम बी है, तो हम 3 लीटर दूध लेते थे और आप कितना लेते थे, 2 लीटर। मान लीजिए ये आप हैं, ये हम हैं, तो 20 रुपये लीटर दे रहा था तो हम 3 लीटर लेते थे, आप 2 लीटर लेते थे। 16 रुपये हुआ तो हम 4 लीटर लेने लगे, आप 3 लीटर लेने लगे। 12 रुपया हुआ तो दोनों आदमी बराबर बराबर लेने लगे। 10 रुपया लिया हुआ तो 6 लीटर हम लेने लिए, आप लेने लगे 8 लीटर। इसको हम क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में दिखा दिए ना, उसी को बोलते डिमांड शेड्यूल, ठीक। अगर इसको हम कर्व में आपको, ये आपको ग्राफ में दिखाएंगे इस तरीके से, इधर दूध हो गया, इधर प्राइस हो गया, इधर दूध हो गया, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे तो वो हो जाएगा डिमांड कर्व। इसको बोला जाता है कर्व। जब हम ग्राफ पे दिखाते हैं कोई भी चीज़ उसको कर्व बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, और टेबल में दिखाते हैं तो इसको हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, डिमांड देखो एक आदमी का क्या डिमांड है या मार्केट का क्या डिमांड है उसको दिखाते हैं, बस इतना ही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इसको इधर थोड़ा ढक देते हैं क्या, अगर मान लीजिए आप ही का बात कर रहे हैं, आप ही का डिमांड कितना है, जैसे कि हमारा ले लीजिए, तो एक आदमी का बात करेंगे ना कितना डिमांड है, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर एक आदमी का बात करेंगे और उसको टेबल फॉर्म में लगा दिखाएंगे उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक। कोई दिक्कत। मार्केट डिमांड शेड्यूल को क्या बोलता है, जैसे कि 2 आदमी का यहाँ पे ले लिए, 3 आदमी का, 10 आदमी, 50, 60, 100, 150, जितना भी आदमी को अगर टेबल फॉर्म में दिखाएंगे कितना डिमांड है कितना नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 2 आदमी है ना तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक। एक आदमी का बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मतलब क्या, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, ठीक। बस इतना है, आप ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बस हो गया, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। फिर देखिए वही आपको शेड्यूल में अगर एक आदमी का ग्राफ पे दिखाएंगे, इसी को ग्राफ पे दिखाएंगे तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हाँ, पूरे मार्केट का दिखाएंगे, क्या दूध का रेट कितना है, कितना आदमी खरीद रहा है, तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व, बस कुछ अंतर नहीं है। डिमांड कर्व किसको बोलते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ये, जैसे बोले ग्राफ में दिखाना, उसी को बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे थोड़ा आगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, देखिए लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं, सब कुछ अगर सेम रहेगा ना, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग हम बताते क्या क्या है, सब कुछ मार्केट वार्केट आपका इनकम सब कुछ सही है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु का प्राइस अगर कम होगा 100% इसका डिमांड बढ़ जाएगा। देखिएगा धनतेरस के टाइम, अभी आ रहा है ना धनतेरस देखिएगा, धनतेरस में के टाइम में क्या होता है पता है ना, जैसे ही टीवी फ्रिज का दाम कम होता है डिमांड बढ़ जाता है, तो लोग ज़्यादा खरीदने लगता है, ठीक। तो ये किसको बोलते हैं, लॉ, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मतलब सब कुछ मार्केट वार्केट सब कुछ सेम है, अगर मान लीजिए डिमांड और प्राइस को कम कर दीजिए डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। और मान लीजिए कि डिमांड ये ज़्यादा हो रहा है तो मतलब प्राइस कम कर दीजिए, प्राइस ज़्यादा करिएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, यही इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम मतलब क्या, अन्य बातों को समान रहने पर, अन्य बातें क्या क्या है ये हम देख लेते हैं अब आपको। जैसे बोले अन्य बातों को समान रहने पर अगर प्राइस को बढ़ा देंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। अन्य बातें क्या हो गया कि देखिए कोई भी आदमी का कंज्यूमर इनकम शुड बी कांस्टेंट, इसका मतलब समझिए क्या, चलिए ये फॉर्मूला तो समझ के अप्लाई होगा, किसी भी चीज़ को डिमांड कम कर देंगे तो सॉरी प्राइस कम कर देंगे, दाम मान लीजिए किसी कोई भी चीज़ का 20 रुपये किलो दे रहा था, अभी हम 10 रुपये किलो कर देंगे तो सब आदमी लूट मार लेगा, लूट मचा देगा, ये तो हम समझ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कब हो सकता है, इसके लिए 5 पॉइंट याद रखने गया कि अदर थिंग बीइंग इक्वल में 5 पॉइंट याद रखिएगा, एजम्पशन बोलिए या फिर आपको ये बोलिए कि 5 पॉइंट याद रखना पड़ेगा तभी ये लॉ अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक। पहला बात कि कंज्यूमर का इनकम सही रहना चाहिए। अब उन्हें जो आज कमा रहा है 20 रुपये किलो, सॉरी 50,000 रुपया, कल 1 लाख रुपये कमाने लगेगा, उसको थोड़ा ना फर्क पड़ेगा कि दाम बढ़ा कि कम हुआ,
उसको नहीं, ये फिक्स रहना चाहिए तब। कंज्यूमर टेस्ट, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका टेस्ट बदल जाना चाहिए। हाँ कि मेरा मन कर रहा है आलू लेने का, फिर हम आपको दूसरा आलू ले लेंगे, या फिर मान लीजिए हमको एमटी लेने का मन है, दूसरा ये ले लेंगे, तब दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए एमटी लेने का मन है हमारा, एमटी का दाम कम हो गया, 50,000 रुपये कम हो गया, मान लीजिए थोड़ा 50,000 कम हो गया, एमटी गाड़ी लेने का था मन, 50,000 रुपये मान लीजिए कम हो गया। हाँ लेकिन मेरा मन कर दिया कि आपको बुलेट लेने का, उससे कोई फर्क पड़ेगा? लॉ ऑफ डिमांड कम हुआ तब पर भी सेल बढ़ा नहीं ना, डिमांड बढ़ा नहीं ना। तो ये क्या होना चाहिए कि टेस्ट वगैरह चेंज नहीं हो जाना चाहिए, तभी लॉ ऑफ ये डिमांड अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाँ प्राइस भी जो है ना रिलेटेड गुड्स का कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हम कॉफ़ी का दाम 2 रुपये दे रहा था, 1 रुपये कर दिए, उसी बहाने से क्या कर दिया, चाय पत्ती भी 2 रुपये दे रहा था, 1 रुपये कर दिया, तो होगा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा नहीं ना। तो रिलेटेड गुड्स का भी क्या होना चाहिए, प्राइस कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। कंज्यूमर रिमेन्स अननोन विथ न्यू सब्सटीट्यूट, अगर मान लीजिए उसी तरीके से कोई नया सब्सटीट्यूट है, नया सामान उसी के जैसा है, उसको पता नहीं रहना चाहिए कंज्यूमर को, नहीं तो वो खरीद लेगा, ये भी याद रखिएगा, तभी लॉ अप्लाई होगा, नहीं तो पता रहेगा दूसरा नहीं खरीद लेगा। नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, हाँ फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए प्राइस का, नहीं तो बोलेगा क्या धनतेरस का इंतजार कर रहे हैं, जब धनतेरस होगा ना तो प्राइस चेंज दाम कम हो भी करेगा, तो उस टाइम खरीद लेंगे, समझे। अभी 20 रुपये मान लीजिए कि अभी 50,000 रुपये दे रहा है, इस टाइम में कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये हो जाएगा फ़ोन मान लीजिए कोई, तो क्या हो जाएगा, ये सब रहना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, ये तभी अप्लीकेबल है अगर 5 चीज़ों को हम स्थिर रखें तब, 5 चीज़ स्थिर रहना चाहिए तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। फिर वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, या वाई मोर गुड्स परचेज्ड एट लोअर प्राइस, सही बात है कि ज़्यादा सामान कम दाम में क्यों खरीदते हैं, कॉमन सी बात है, ज़्यादा सामान हम क्यों कम दाम में खरीदते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, मतलब घटती सीमांत नियम के कारण। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मान लीजिए कि जितना हम यूनिट खाते हैं, मान लीजिए एगो रसगुल्ला खाए हम, एक रसगुल्ला खाएं, जितना यूटिलिटी दिया उससे कम दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो उससे कम यूटिलिटी देगा, तीसरा खाएंगे तो उससे कम यूटिलिटी देगा, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जितना ज़्यादा खाएंगे उतना कम हमको संतुष्टि मिलेगा, उसी को बोलते हैं। इसी कारण से क्या होता है आपको कि वह मोर गुड्स परचेज एट लोअर प्राइस, की कम दाम में ज़्यादा खरीदते हैं, इसी कारण से। पहला तो ये हो गया कि इस कारण से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, कि जितना खाते जाते हैं उसका क्या हो जाता है आपको ये आपको सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है, पहला ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए हम इंक्रीजिंग इन पावर परचेजिंग पावर, मान लीजिए कि इंक्रीजिंग इन, ये पहले समझ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन जितना कम होगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, इसलिए होता है क्या, कम दाम हो जाएगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, और ताकि ज़्यादा अब हम 2 रसगुल्ला खाते तब 5 को खाएंगे तब, इसलिए क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है इसलिए। उसके बाद क्या, मेरा मान लीजिए 20,000 रुपये कमा देते, 50,000 इनकम मेरा बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, मतलब क्या लोअर प्राइस पे हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सही बात है। देखिए कि मान लीजिए कि एक का दाम बढ़ गया, दूसरा का दाम हम क्या कर, दूसरा चीज़ हम ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, याद रखिएगा। मान लीजिए चाय पत्ती कॉफ़ी के दाम बढ़ जाएगा, हम चाय पत्ती ज़्यादा खरीदने शुरू कर देंगे कम दाम में, ये भी रीजन है। चौथा रीजन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, मान लीजिए कि कंज्यूमर ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़िया बात है ना, मान लीजिए इनकम बढ़ेगा तो कंज्यूमर भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो ज़्यादा बिक्री होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, मतलब प्राइस अगर कम कर दीजिए आप तो डिमांड ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जानने लगा, अब इंटरनेट का ज़माना आ गया तो ज़्यादा खरीदेगा, याद रखिए ये। फिर आपको लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लीकेबल नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 5 नंबर पूछता है। बाकी ये सब जो है ना आपको ज़्यादा ये नहीं है कि याद ही करना पड़ेगा, ये सब याद ही करना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए ये सब आपको देखना ही पड़ेगा, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा सही रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड कब काम नहीं करता है, मतलब क्या, अगर मान कभी कभी क्या होता है, प्राइस अगर हम कम भी कर देते हैं ना तो डिमांड नहीं बढ़ते रहता है, मतलब बिक्री ज़्यादा नहीं होती रहता है, बिक्री ज़्यादा नहीं होती, कब नहीं होती रहता है। पहला रीजन क्या है वो देख लेते हैं, कि हमको लग रहा है क्या एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइसेस, मतलब क्या अनएक्सपेक्टेड, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना है, एक्सपेक्टेड राइज इन, देखिए हमको लग रहा है क्या कि भविष्य में दाम इसका क्या हो जाएगा, आपको बढ़ेगा या कम ही होगा,
क्योंकि हमको लग रहा है दिवाली के टाइम में ना टीवी फ्रिज का दाम 100% कम हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, उस टाइम खरीदेंगे। तो आप कितनों कम करिएगा ना प्राइस, तो हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम खरीदबे नहीं करेंगे, डिमांड आपका बढ़बे नहीं करेगा। ठीक, पहला तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, प्रेस्टीज गुड, ऐसा गुड्स रहता है जिसमें आपको पैसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि आईफोन वगैरह ले लीजिए या फिर दूसरा ले लीजिए, जैसे सोना सब, सोना चांदी ना कितना भी दाम बढ़ जाए ना लोग खरीदबे करेगा। क्यों? क्योंकि उससे औकात का पता चलता है, प्रेस्टीज का पता चलता है कि इज्जत का, प्रतिष्ठा का सूचक है, इसलिए तो उस पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता है, समझे। अगर मान लीजिए ज़्यादा भी प्राइस है तो खरीदबे करेगा, और कम हो गया तो ज़्यादा खरीदेगा, बात खत्म। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, हाँ ऐसा प्राइस जो मतलब नहीं दिखने में लगता है। देखिए आप मान लीजिए कोई टीवी नया नया कंपनी आया, अब 5,000 में दे रहा है 32 इंच का, तो कोई लेगा, बोलेगा कि चलबे नहीं करेगा, क्यों ले हम। अब वही बढ़िया ब्रांडेड वाला 20,000 रुपये में देगा तो ले लेते रहता है। तो आप दाम कम भी कर दीजिएगा ना, तो अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं है, इग्नोर कर रहा है कंज्यूमर, तो आपका दाम कम करने से कोई भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, उपभोक्ता का अज्ञानता। गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है, देखिए ये समझिए। गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है कि दो गुड्स मान लीजिए कि जैसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, एक इन्फीरियर मतलब कि एक कम दाम का हो गया, एक ज़्यादा दाम का, लेकिन ज़रूरी दोनों है हमको। जैसे हम जिम वगैरह जाते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रोटीन पीते हैं, प्रोटीन ज़्यादा दाम का देता है, लेकिन खाना भी ज़रूरी है, जैसे सोयाबीन बोलता है खाने के लिए, वो भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 50 रुपया रहता है, 50 रुपया हम प्रोटीन पे या फिर मान लीजिए जिम वगैरह पे सब कुछ खर्च करते हैं। अगर 10 रुपये किलो सोयाबीन है तो 40 रुपया का हम काजू ले आएंगे, एक सोयाबीन ले आएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या, क्योंकि मेरे पास 85 रुपया है, 50 रुपया ही हमको खर्चा करना है, समझे। फिर देख लीजिए, फिर भी अगर मान लीजिए सोयाबीन का दाम जो है ना आपको 20 रुपया हो गया, बढ़ के 20 रुपया इसका दाम बढ़ा, तो हमको नहीं लेना चाहिए, फिर भी लेंगे सोयाबीन ही, क्यों, क्योंकि हम काजू आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये होगा कि 2 सोयाबीन ले लेंगे, अर्थात ये आप यहाँ पर समझिए कि दाम बढ़ने पर भी कोई मतलब नहीं है, कि कोई मतलब नहीं है, डिमांड होगा ही। दाम बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाता है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ गिफिन पैराडॉक्स में, अगर मान लीजिए 2 गुड्स है आपके पास, 2 सामान है, मान लीजिए वस्तु सोयाबीन हो गया, एक काजू का, 2 वस्तु है ना। अगर मान लीजिए सोयाबीन का दाम बढ़ गया, फिर भी आप सोयाबीन का ही डिमांड करिएगा, ये बोलता है कौन, गिफिन पैराडॉक्स। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि नहीं, अगर दाम बढ़ेगा तो नहीं डिमांड करिएगा, तो कम डिमांड करिएगा। लेकिन ये क्या बोलता है, नहीं, दाम अगर 10 रुपया सोयाबीन हो गया, 20 रुपया हो गया ना सोयाबीन, फिर भी आप सोयाबीन ही खरीदेगा, क्यों, क्योंकि 40 रुपये किलो दे रहा है ये, सॉरी 40 रुपये ये दे रहा है काजू 100 ग्राम, तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसका तो पहले से दाम बढ़ा हुआ। एक का दाम बढ़ गया ना, फिर भी आप वही लीजिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे 40 रुपया का हम ले लेते यही सोयाबीन, या 50 रुपया सोयाबीन खा के रह जाएंगे, उसी में ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा। गिफिन पैराडॉक्स मतलब क्या, गिफिन का विरोधाभास ये कहता है कि 2 वस्तु हैं, एक को घटिया समझिए, इसको घटिया बोलते हैं, इसको बढ़िया बोलते हैं। बढ़िया वस्तु है, अगर मान लीजिए घटिया वस्तु का दाम बढ़ गया ना, अगर घटिया वस्तु का दाम बढ़ गया, फिर भी हम क्या करेंगे, वही खरीदेंगे, लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये होता है कि 4 चीज़ें में आपको लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर देखते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये आपको लास्ट टॉपिक सब है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, 2 तरह का होता है, ये आपको समझने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बस हो गया और कुछ नहीं। कि मूवमेंट ऑफ डिमांड कर दिए, देखिए एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होता है ये समझिए। देखिए जब 3 रुपये ऑरेंज दे रहा था संतरा, तो हम 20 किलो लेते थे। मान लीजिए कि 5 रुपये किलो दे रहा था, तो हम 10 किलो लेते थे संतरा, 5 रुपये किलो देता था तो हम 10 किलो ले लेते। दाम कम हो गया, 3 रुपया हो गया, तो हम 20 किलो ले लेते। तो कोई भी आदमी करता है ऐसे ही। इस कारण से क्या हो जाएगा कि डिमांड मेरा बढ़ गया। जो डिमांड बढ़ेगा उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक, मतलब क्या, मांग का विस्तार हो गया, उसी को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर मान लीजिए पहले क्या हुआ था, आप समझते हैं क्या, कभी ये हो गया 20 रुपये, ये आप ऑरेंज का ही ले लेते एग्जाम्पल, 3 रुपये दे रहा था, जैसे यही इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम 20 किलो ले लेते थे। बात बराबर हुआ, 3 रुपये देता था तब 20 किलो ले लेते थे। जब दाम बढ़ गया तो हम कितना कर दिए, 10 किलो लेने लगा, 5 रुपया हो गया, तो हम कम कर दिए डिमांड। अगर डिमांड कम करेंगे उसी को बोलते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।
डिमांड कम कर देंगे, उसी को बोलते हैं, अगर ग्राफ पे दिखाएंगे कर्व करके तो मांग का संकुचन बोलेंगे इसको। किस कारण से हुआ? तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस। किस कारण से? प्राइस कम हुआ या ज़्यादा हुआ। मान लीजिए प्राइस कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड का बढ़ गया क्या, और प्राइस ये हो जाएगा, ये आपको ज़्यादा हो जाएगा। प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, हम कम डिमांड करेंगे। ठीक, अब इंक्रीज इन डिमांड देखिए यहाँ पे समझने वाले, एक्सटेंशन इन डिमांड समझ गए, प्राइस रहेगा तब, प्राइस जब कम होगा ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है वो समझिए, इस पे गौर करें। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या हो गया कि मांग का कम होना, मांग का बढ़ना। सेम प्राइस रहेगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 रुपये का चीज़ था, 10 रुपये दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिमांड हम क्या कर दिए, पहले 5 किलो लेते थे अब 10 किलो लेने लगे, तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन में क्या था? प्राइस चेंज हुआ था, याद रखिएगा, प्राइस चेंज हुआ था। ठीक, प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांड हम बढ़ा देते, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी को हम फिक्स रहे 10 किलो, पहले हम 5 रुपये देते थे तो हम 10 किलो लेते थे, अब 10 रुपया भी हो गया तो हम कितना ही लेते हैं, आपको 10 से किलो लेते हैं, कोई चेंज नहीं कर दिए। सुने, आपको हम घटा के क्या कर दिए, 5 किलो कर दिए। उस टाइम को क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। और देख लीजिए, आपको अगर मान लीजिए पहले 10 किलो लेते थे अभी कम कर दिए, अगर कम कर दिए तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, उसको बोलते हैं अपवार्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड का, मतलब क्या अपवार्ड शिफ्ट हो गया क्या किसी चीज़ का, डिमांड का। अच्छा सर देखिए, ये तो नीचे वाला हो गया, देखिए इसको भी बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। दो चीज़ हो सकता है यहाँ पे, ये देखिए, अगर या तो प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए कि ज़्यादा था तो कम हो गया, फिर भी अगर मान लीजिए डिमांड फिक्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। या फिर मान लीजिए आपको यहाँ पे कि प्राइस सेम है लेकिन डिमांड हम ज़्यादा कर दिए, प्राइस 10 रुपये है, 5 किलो लेते थे अब 10 किलो लेने लेंगे, तो आप क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ गया मेरा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्राइस ज़्यादा हो गया लेकिन डिमांड को हम सेम रखे हुए हैं, सेम डिमांड, तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछेगा, उसको बोलते हैं अपवार्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर, जी मतलब क्या अपवार्ड शिफ्ट हुआ। फिर देखिए आपको यहाँ पर और समझ में आ जाएगा कि 10 रुपये किलो ही था, पहले हम 10 किलो लेते थे, अब 5 किलो कर दिए तो डिक्रीज इन डिमांड हो गया। ठीक, अब क्या कर दिया, 10 रुपये किलो ही क्वांटिटी हमको, अब ज़्यादा जरूरत नहीं है तो हम पहले 10 किलो लेते थे अब 5 किलो लेते हैं, तो क्या हो गया? उसको भी बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, जिसको बोलेंगे डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड। समझ आते कि कुछ ना कुछ कम करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसको बोलते हैं कि डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर। और मान लीजिए कि ये बढ़ाएंगे, या तो हम क्वांटिटी बढ़ा दें या तो प्राइस बढ़ा दें, एक चीज़ को फिक्स रखें दूसरा चीज़ बढ़ा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। समझिए, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव का ही 2 मिनट लगेगा। देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस डिमांड कुछ नहीं है, देखिए रिलेशन बताता है प्राइस ऑफ ए गुड्स और डिमांड, उसका कितना प्राइस है और उसका कितना मांग है उसके बीच में दिखाता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को, मान लीजिए पिज्ज़ा 100 रुपया से 50 रुपया हो जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। प्राइस कम हुआ, प्राइस डिमांड होगा, तो प्राइस कम होने से क्या हो जाता है? डिमांड बढ़ जाता है, उसको क्या बोलेंगे? प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड क्या होता है? 2 तरह का गुड्स होता है, एक नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। यहाँ पे समझिए इनकम डिमांड में क्या है। नॉर्मल गुड्स में क्या है, चलो इनकम आपका बढ़ गया, दीज आर गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज एंड इनकम। अगर आपका इनकम बढ़ा, अगर आपका इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए हम छोटा मोटा, मान लीजिए कि लोकल कपड़ा पहनते थे, अब थोड़ा बहुत ब्रांडेड में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत जो ब्रांडेड होता है 700-800 वाला उसमें चले जाएंगे, कपड़ा पहनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया, उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स का। इन्फीरियर मतलब क्या होता है? घटिया। अगर मान लीजिए कि मेरा इनकम बढ़ा तो क्या कर देंगे? डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिक्रीज एज इनकम। अगर मान लीजिए कि मेरा इनकम बढ़ गया, हमारा अगर इनकम बढ़ गया तो हम क्या कर देंगे आपको कि इन्फीरियर गुड्स, घटिया सामान था उसको हम कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले हम खरीदते थे लोकल कपड़ा, खरीद लेते थे 300, 400, 500 वाला में, अगर मान लीजिए हम कमाने लगे, बढ़िया कमाने लगे तो हम वो लेंगे। क्या कर देंगे हम आपको? डिमांड ये आपको, ये इनकम मेरा बढ़ गया तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, हम वो थोड़े नहीं लेंगे, घटिया सामान थोड़े नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? ब्रांडेड में जाकर लेंगे, उसका वो हो सकता है। लास्ट है आपको क्रॉस डिमांड क्या होता है, ये देख लीजिए। 2 तरह का होता है, कम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट। क्रॉस डिमांड मतलब कम्प्लीमेंट या सब्सटीट्यूट। देखिए कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गए? दीज आर प्रोडक्ट
दैट आर टाइपिकली कंज्यूम टुगेदर, मतलब एक साथ जो कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि स्कूटर पेट्रोल, अगर स्कूटर खरीदेगा लोग तो पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोल भी ज़्यादा खपत होगा ना, तो ये होता है कम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि एक दूसरे के स्थान पे जिसको रख सकते हो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे मान लीजिए चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफ़ी लोग खरीदना शुरू कर देगा, कॉफ़ी के दाम बढ़ेगा तो चाय खरीदना शुरू कर देगा, समझे। स्थापना गुड्स के साथ ये होता है डिमांड के, सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ। ज्वाइंट गुड्स के साथ क्या है कि जूता खरीदना पड़ेगा तो मोजा आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो ज्वाइंट गुड्स में डिमांड में क्या है कि एक सामान लेने पर दूसरा सामान आपको ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा, बल्ला लिए तो गेंद लेना ही पड़ेगा, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में से पूछता है इसलिए इतना स्पीड में जा रहा है। डिराइव डिमांड क्या होता है कि कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े का उत्पादन में प्रयोग होने वाले, डिराइव्ड मतलब क्या होता है कि जो जो चीज़ से बनता है ना, अगर मान लीजिए कपड़ा खरीदेगा ना तो आपको सुई धागा भी उसका बिक्री होगा, मशीन बिक्री होगा, आदमी का ये होगा, तो क्या होता है उस सब का भी डिमांड बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा आदमी कपड़ा खरीदेगा मतलब क्या, ज़्यादा सुई धागा का यूज होगा, उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। कंपोजिट डिमांड किसको बोलता है, जिसका एक चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जैसे मान लीजिए बिजली से एसी भी चलता है, कूलर भी, फैन भी, लाइट भी चलता है, तो ये क्या हो जाता है कंपोजिट डिमांड। मतलब एक चीज़ आने से क्या हो जाएगा डिमांड बढ़ जाएगा, कि लोग बोलेगा आप कूलर भी लगाएंगे, एसी भी लगाएंगे, मतलब डिमांड बढ़ गया ना, तो ये होता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ये हो गया, आपको खत्म हो गया। कोई भी दिक्कत होता है आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक में देखिए आपको ज़्यादा कुछ करने, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वगैरह समझ गए, ये आपको फंक्शन वगैरह ज़्यादा ये समझने वाले नहीं है कि डिमांड क्या है, उसको इफेक्ट क्या करता है, उसी को बोलते हैं क्या डिमांड, मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।